हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिट के चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर हमें कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 10 दैट डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रिमूवल, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर, राइट्स, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर जो सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 के अंदर बताए गए हैं उसे कवर अप करना है। Along with this chapter number 10, we need to cover two rules. One is Company Audit and Auditors Rule 2014 and second one Companies Cost Records and Audit Rules 2014. In addition to these three topics, we need to cover certain provisions of chapter number 9 of Companies Act 2013, that is Accounts of Companies, which comprises of section 128 to section 138. And we need to cover audit of limited liability partnership and guidance note on internal financial control. These 6 topics are there which need to be covered in this chapter. इन टॉपिक्स को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इंटर लेवल के अंदर। इंटर में लॉ के पेपर में, ऑडिट के पेपर में, दोनों ही पेपर में ये प्रोविजंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जब आप फाइनल के अंदर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वही सब चीजें आपको रिवाइज करनी है, लेकिन फाइनल लेवल को ध्यान में रखते हुए। दैट मीन्स कि यहां पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंटरमीडिएट लेवल की, उसके साथ साथ आपको फाइनल लेवल की एडवांस्ड नॉलेज और एक्वायर करनी है, जिसमें आपको लॉ के प्रोविजंस को रिलेट करना होगा एक दूसरे के साथ, कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजन को रिलेट करना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के प्रोविजंस के साथ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ, ताकि जो फाइनल लेवल के अंदर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आप उनके एप्रोप्रिएट आंसर दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हमारा फर्स्ट टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 के ऊपर है। सेक्शन 139 कंप्राइजेस ऑफ 11 सबसेक्शंस। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 तक। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सेकंड वन अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की, तो फिर दो फर्दर क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है। एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days of the incorporation of the company. However, if due to any reason board fails, then it is the duty of the board to inform the members of the company, and member will appoint the first auditor in general meeting within 90 days. Now, two questions arise here. One is whether this general meeting will be a annual general meeting or extraordinary general meeting. Second question, this period of 90 days starts from which date? Whether from the date of incorporation or from the expiry of 30 days from the date of incorporation. So these are the 2 points that we need to discuss. But before that, we need to study section 139 subsection 7, appointment of first auditor of government company. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? CAG करेगा। कितने दिन में? विद इन 60 days of the incorporation of the company. Again,
If due to any reason CAG does not appoint the first auditor, then it will be the duty of the board of director to appoint the first auditor within next 30 days. Next word is clearly used in the law. But if due to any reason board fail, then it is the duty of the board to inform the member of the company, and member in general meeting will appoint the auditor within 60 days. तो अगेन सेम दो क्वेश्चन यहां पर भी अराइज होते हैं। ये 60 डेज का पीरियड कब से स्टार्ट होगा और ये जनरल मीटिंग कौन सी होगी, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पहले गवर्नमेंट कंपनी की। दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर सीएजी को ऑडिटर अपॉइंट करना है। यदि सीएजी नहीं कर पाता, नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी को करना है। यदि बीओडी नहीं कर पाता, देन मेंबर करेंगे, लेकिन 60 डेज में। और 60 डेज कहां से? मान लीजिए मैं कहता हूं इनकॉर्पोरेशन से, तो पॉसिबल ही नहीं है। इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज का टाइम तो किसका है? सीएजी का। तो ये बात खत्म हो गई। मैं कहता हूं सीएजी के 60 डेज के बाद से। अरे 60 डेज के बाद से 30 डेज तो बीओडी के हैं, तो बाकी बचा सिर्फ 30 डेज। उसमें कैसे अपॉइंटमेंट हो जाएगी? 21 दिन का तो नोटिस देना होता है जनरल मीटिंग का कम से कम। तो ये भी खत्म हुआ। तो ये जो 60 डेज हैं, ये कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज पीरियड, जब बोर्ड को अपॉइंट करने की ड्यूटी दी गई थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज के केस में 60 प्लस 30 प्लस 60 चलता है। लेकिन यदि यही केस नॉन गवर्नमेंट कंपनी का होता है, देन इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर बीओडी को, और यदि बीओडी फेल हो जाता है तो 90 डेज के अंदर मेंबर्स को। तो पहला जो क्वेश्चन है कि ये जो 60 डेज का पीरियड है या ये जो 90 डेज का पीरियड है, ये स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड विद इन विच बीओडी वाज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर। तो इस एक्सपायरी से, कहां से? यहां से ये 90 डेज का या 60 डेज का पीरियड स्टार्ट होगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेंबर है वो कौन सी जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब जब जनरल मीटिंग की बात आ जाती है, तो डेफिनेटली ये जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही हो सकती है। इसका कारण है कि जब आप एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं, तो एनुअल जनरल मीटिंग का दो एजेंडा आइटम होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में सबसे पहली एजेंडा आइटम होती है टू कंसीडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में कंसीडर होनी है, तो ऐसे केस में हम एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, पहले ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को। तो फर्स्ट ऑडिटर को तो आपको ईजीएम में ही अपॉइंट करना होगा यदि बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया तो। अब ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुए, चाहे सीएजी ने किया या बीओडी ने किया या मेंबर ने किया, चाहे गवर्नमेंट कंपनी का केस है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है, वट एवर इज द केस, इन ऑडिटर का टेन्योर कहां तक रहने वाला है? इन ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में अब गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर देगा सेकंड फाइनेंशियल ईयर के लिए। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के लिए सीएजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में इस एजीएम के अंदर मेंबर्स ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। ध्यान है, कौन सी एजीएम तक के लिए?
6th एजीएम तक के लिए। बट गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए। कितने दिन में? विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं। वेदर इट इज अ केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो भी फर्स्ट ऑडिटर है, चाहे वो सीएजी ने अपॉइंट किया या बीओडी ने किया या मेंबर ने किया, देन उस फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कहां तक रहने वाला है? फर्स्ट एजीएम तक रहने वाला है। तो ये हमारे दो सबसेक्शन थे एज टू द फर्स्ट ऑडिटर। ये जनरल मीटिंग ईजीएम होगी और 90 डेज के लिए मैंने नीचे प्रोविजन दिया हुआ है। ये कहता है दो लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब द डेट फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ 90 डेज इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड 60 डेज इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी विल स्टार्ट। इट मे बी इंटरप्रेटेड दैट such period will start from expiry of 30 days of time period within which BOD have to appoint the auditor. So जितने पीरियड में BOD को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, उस पीरियड के खत्म होने के बाद से नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 90 डेज का पीरियड, गवर्नमेंट कंपनी में 60 डेज का पीरियड स्टार्ट। ये हमारे दो सबसेक्शन थे, 139 सबसेक्शन 6 एंड 139 सबसेक्शन 7। नाउ अब फर्स्ट ऑडिटर के बाद बात करते हैं आगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर के। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी करेगा। कितने दिन के अंदर? विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट कंपनी में एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, और जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसका टेन्योर कहां तक रहता है? टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो यदि हम गवर्नमेंट कंपनीज के रेफरेंस में बात करें, मान लीजिए ये इनकॉर्पोरेशन है, ये 31 मार्च आ गई इनकॉर्पोरेशन के बाद, ये उसके बाद वाली 31 मार्च, इस तरह से एवरी फाइनेंशियल ईयर खत्म होते चले जा रहे हैं। और इन फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में एक एजीएम आती है हर साल। एजीएम जो ऑडिटर है वो कब अपॉइंट होंगे? इन कॉर्पोरेशन के कुछ पीरियड के बाद ऑडिटर की होती है अपॉइंटमेंट। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर होती है। तो अलग अलग चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट, तो जो पहला ऑडिटर है उसका टेन्योर कहां तक है? फर्स्ट एजीएम तक। दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसका टेन्योर अगले साल की एजीएम तक। फिर जो अगला ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसका टेन्योर अगले साल की एजीएम तक। फिर जो नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसका टेन्योर, ये पहले तो अगले साल की एजीएम तक। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी के केस में एवरी ईयर अपॉइंटमेंट होगी, एवरी ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज में, और जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसका टेन्योर कहां तक रहता है? नेक्स्ट एजीएम तक, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक। नाउ लेकिन यदि अब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट कंपनी से
बाहर आकर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के बाद फिर 31 मार्च आई, फिर फर्स्ट एजीएम आई, उसके बाद फिर मैं सीधा बात करता हूं 6th एजीएम की। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक है। फर्स्ट एजीएम में ही जो ऑडिटर है वो रीअपॉइंट होगा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर, या फिर अपॉइंट न्यू ऑडिटर। वो कंपनी की चॉइस है कि कंपनी एग्जिस्टिंग ऑडिटर को कंटिन्यू करना चाहती है या कंपनी नए ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहती है। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में एजीएम में, फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी, जिसका टेन्योर कहां तक होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। फिर आप रोटेशन के प्रोविजन पढ़ते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया रोटेशन का। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया था आपने एक्स, उसी को आपने रीअपॉइंट कर दिया फर्स्ट एजीएम में, उसी को आप रीअपॉइंट कर सकते हैं 6th एजीएम में, एंड एवरी 6th एजीएम में वो ऑडिटर आगे कंटिन्यू कर सकता है, एक्सेप्ट व्हेन कि कंपनी के ऊपर रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। यदि कंपनी के ऊपर रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होते हैं उनको एक फिक्स टेन्योर दिए जाते हैं, जिसके बाद उनका कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है और उस पीरियड के दौरान कंपनी को किसी और पर्सन को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। तो ये बात है हमारी सारी सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रेफरेंस में। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के केस में। गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, CAG करेगा। कितने पीरियड में, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और इस ऑडिटर का टेन्योर कहां तक होगा, टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM तक होगा। नाउ अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए जिनके आंसर लॉ ने नहीं दिए। यदि कोई ऑडिटर CAG ने अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा, whether existing auditor can continue if no auditor is appointed by CAG within 180 days। क्या ओवरलैपिंग होगी काम की दो ऑडिटर के बीच में, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर कंटिन्यू कर रहा था और उससे पहले दूसरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब आप कहेंगे सर ओवरलैपिंग कैसे हुई, नहीं समझ में आया। अब वापिस इस चार्ट को देखो, जो पहला ऑडिटर था मिस्टर एक्स, उसका टेन्योर कहां तक गया है, उसका टेन्योर गया है कंपनी की फर्स्ट AGM तक, फर्स्ट AGM तक। लेकिन जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, दूसरा ऑडिटर दूसरे फाइनेंशियल ईयर का, वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन में CAG को अपॉइंट करना होता है। CAG ने मान लीजिए मई के महीने में Y को अपॉइंट कर दिया। अब Y अपॉइंट हो गया तो Y का टेन्योर भी शुरू हो गया यहां से। तो अब क्वेश्चन है, क्या ओवरलैपिंग हो रही है इतने पीरियड की, इतने पीरियड की ओवरलैपिंग है क्या? पहले ऑडिटर का टेन्योर AGM पे कंप्लीट होना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर उससे पहले अपॉइंट हो गया, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। क्यों? मान लीजिए ये है 31 मार्च 2022, ये है 31 मार्च 2023। जो मिस्टर एक्स है वो ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, और जो मिस्टर वाई है वो ऑडिट करेंगे
फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। एक ही समय पर हो सकता है कंपनी में दो ऑडिटर हो, लेकिन वो दोनों ऑडिटर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कोई ओवरलैपिंग का नाम एज सच नहीं देंगे। तो इसका आंसर तो क्या आ गया? नो, कोई ओवरलैपिंग नहीं है ड्यू टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब बात आ गई, क्या एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है यदि सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया विद इन 180 डेज? इसका जवाब है नो, क्योंकि लॉ ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया। सिर्फ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा प्रोविजन है, सेक्शन 139 के अंदर ही, इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट एजीएम, एग्जिस्टिंग ऑडिटर कैन कंटिन्यू। मैं आपको वो प्रोविजन भी दिखा देता हूं साथ साथ। अब उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसका आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 कहता है, इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट एजीएम। कई बार आप लोग गलती से इस सेक्शन को अप्लाई कर देते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में, कि यदि सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो पुराना ऑडिटर था उसको कंटिन्यू करा लो। कैसे करा लूं? 139(10) क्या गवर्नमेंट कंपनी पर लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर तो एजीएम में अपॉइंट ही नहीं होते। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर तो सीएजी अपॉइंट करता है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर। तो इस केस में 139 सबसेक्शन 10 के प्रोविजन अप्लाई नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? नो। आगे, यदि सीएजी ने ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा? नो प्रोविजंस इन लॉ। लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो इसकी रेमेडी देता हो। इसका मतलब सीएजी को ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी के केस में। वो बात अलग है, यदि 180 डेज में नहीं किया तो 180 डेज के बाद करेगा। लॉ ने 180 डेज का टाइम दिया है, बट लॉ ने आगे यह भी नहीं बताया कि यदि सीएजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करता तो क्या होगा। फर्स्ट ऑडिटर के केस में उन्होंने कहा है, फर्स्ट ऑडिटर के केस में कहा है गवर्नमेंट कंपनी में, यदि सीएजी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करता तो क्या होगा? तो बीओडी करेगा। बीओडी भी नहीं करता तो क्या होगा? मेंबर करेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में इन्होंने नहीं कहा, नहीं कुछ बताया कि यदि सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा। तो इसका मतलब सीएजी हैज टू अपॉइंट द ऑडिटर। अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, जिसका टेन्योर कहां तक रहने वाला है? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। 6th एजीएम तक रहने वाला है और उसी 6th एजीएम में फिर दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो अब क्वेश्चन है, यदि मिस्टर एक्स फर्स्ट ऑडिटर था तो क्या कंपनी मिस्टर एक्स को रीअपॉइंट कर सकती है? जी हां। 6th एजीएम के बाद जब फर्स्ट एजीएम में ये अपॉइंट हो गया, उसके बाद क्या 6th एजीएम में दोबारा से इसको अपॉइंट किया जा सकता है? हां। क्या उसके बाद भी मिस्टर एक्स को कंटिन्यू किया जा सकता है? इसका जवाब है यस, प्रोवाइडेड, कंडीशन है रोटेशन के प्रोविजन कंपनी पर अप्लाई ना होते हो। लेकिन यदि कंपनी पर रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं तो आप एक ऑडिटर को मैक्सिमम 5 साल वाला एक टेन्योर दे सकते हो। 5 साल वाला एक टेन्योर दे सकते हो इंडिविजुअल ऑडिटर को, फर्म को 2 टेन्योर, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड आता है। तो वो रोटेशन की बात बाद में करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर कहां तक रहने वाला है? टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक। नोट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर रूल नंबर 3 में है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन प्योर थ्योरेटिकल है। नंबर 1,
रेटिफिकेशन की थी जो हट चुकी है, रिटर्न कंसेंट। अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर से एक रिटर्न कंसेंट ले लीजिए कि वो विलिंग है अपॉइंट होने के लिए, और एक सर्टिफिकेट कि यदि अपॉइंटमेंट होती है देन इट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से उसकी अपॉइंटमेंट होगी। कंडीशन नंबर 3, जो सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन करना होगा कि जो सेक्शन 141 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 141 का, वो फुलफिल हो रहा है, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द ऑडिटर एज वेल एज टू द आरओसी। आरओसी को आपको इंटीमेशन देना है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन फॉर्म नंबर ADT1 विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर। सो ये हमारे प्रोविजन थे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 नॉन गवर्नमेंट कंपनी, 139 सबसेक्शन 5 गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके अंदर एक प्रोवाइजो था दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहां दिया गया है, रूल नंबर 3 के अंदर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, मैनर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट एज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, कि क्या कंपनी को अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। यदि हां, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिट कमेटी टू कंसीडर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन who is proposed to be appointed as the auditor, and once audit committee consider the qualification, experience and proposed name of that person, then it is the duty of the audit committee to recommend the name to the board of director. Now it is the board duty to consider whether the recommendation given by the audit committee are acceptable to them or not. If बोर्ड एग्री विद द रिकमेंडेशन, यदि बोर्ड एग्री करता है इस रिकमेंडेशन से, तो बोर्ड इस नेम को प्रपोज कर देगा टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बट यदि बोर्ड डिसएग्री करता है तो आएगी मेन बात। यदि बोर्ड डिसएग्री करता है और बोर्ड कहता है कि जो ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, then it is the duty of the board to request the audit committee for the reconsideration. अब बात आएगी, ऑडिट कमेटी कहती है ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं और हम रिकंसीडर कर लेते हैं, तो ये साइकिल पूरा दोबारा से घूम जाएगा। फिर ऑडिट कमेटी किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को कंसीडर करेगी, उसके नेम को रिकमेंड करेगी टू द बोर्ड, बोर्ड उस नेम को कंसीडर करेगा, उसको ठीक लगता है तो वो नेम प्रपोज कर देगा मेंबर को, लेकिन यदि उसको ठीक नहीं लगता तो वो फिर वो बोर्ड से रिक्वेस्ट करेगा रिकंसीडरेशन के लिए। लेकिन मान लीजिए ऑडिट कमेटी हो गई डिसएग्री, वो कहती है नहीं हम आपकी बात क्यों माने, हमने जो नेम बताया है वो बेस्ट है, इन सिचुएशंस के अंदर ये पर्सन बेस्ट ऑडिट करके देगा। बोर्ड का कहना है नहीं हो सकता, जिस पर्सन के नेम को आप प्रपोज कर रहे हो ना उसकी ऑडिट फीस बहुत हाई है, हमारी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑडिट कमेटी कहती है हमें नहीं पता फीस हाई है नहीं है, हमने तो ये नाम बताया है, ये अपॉइंट करना है करो, नहीं तो आपकी मर्जी है। लॉ ने प्रोविजन दिया कि यदि ऑडिट कमेटी इस तरीके से एडमेंट हो जाती है, वो डिसएग्री हो जाती है, तो बोर्ड क्यों डिसएग्री करता है ऑडिट कमेटी से उसके रीजंस को रिकॉर्ड करेगा और अपनी खुद की रिकमेंडेशंस दे सकता है मेंबर को, और फिर मेंबर एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड की रिकमेंडेशंस को कंसीडर करेंगे। तो ये तो हमारा प्रोसीजर आ गया कि यदि
कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी में ऑडिट कमेटी बनी हुई है, तो ऑडिट कमेटी ने क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस को कंसीडर किया। बेस्ड अपॉन दैट ऑडिट कमेटी ने पर्सन के नेम को रिकमेंड किया टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री करता था इस रिकमेंडेशन से, तो उन्होंने नेम प्रपोज कर दिया मेंबर्स को। लेकिन यदि बोर्ड डिसएग्री करता था तो उन्होंने ऑडिट कमेटी को रिक्वेस्ट दी, ऑडिट कमेटी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तब तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऑडिट कमेटी ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इन दैट केस बोर्ड रीजन रिकॉर्ड करेगा व्हाई बोर्ड डिसएग्री विद द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी, और बोर्ड अपनी खुद की रिकमेंडेशंस मेंबर्स को देगा और मेंबर एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड की रिकमेंडेशंस को कंसीडर करेंगे। हाउएवर, यदि कंपनी में एज सच ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दैट केस ये काम करेगा कौन? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू कंसीडर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, और बोर्ड इस नेम को रिकमेंड करेगा टू द मेंबर, और मेंबर विल कंसीडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस मे बी। लेकिन अब फिर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, मान लीजिए एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ने मेंबर्स ने जो रिकमेंडेशंस उनके पास आई हुई थी ऑडिटर के नाम की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मना कर दिया। इसका मतलब मेंबर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया। तो यदि मेंबर्स ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते हैं तब क्या होगा? देन सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट AGM, एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल कंटिन्यू। सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में एक कंडीशन और थी जो हमने पढ़ी थी, दैट इज बिफोर अपॉइंटमेंट एक रिटन कंसेंट एंड ए सर्टिफिकेट that appointment if made will be as per the provisions of this act shall be obtained। तो नाउ इस सर्टिफिकेट के क्या कंटेंट है वो रूल नंबर 4 ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। अब ये आपको लर्न करना है तो मुश्किल फाइनल लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाना, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज में कहीं पर भी यूज हो सकता है। सर्टिफिकेट में ऑडिटर किन किन बातों को लिखेगा? इंडिविजुअल या फर्म एज द केस में भी वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर और डिसक्वालिफाइड नहीं है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज अंडर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो पहली बात तो आ गई कि ये इंडिविजुअल या ये फर्म एलिजिबल है एंड डिसक्वालीफाई नहीं है। नंबर 2, जो ये अपॉइंटमेंट है इट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। जो इस एक्ट के अंदर टर्म बताई गई है 6 AGM तक की, कि एक AGM में अपॉइंट होते हैं 5 साल तक के लिए, 6th AGM तक एक इंडिविजुअल ऑडिटर को 5-5 साल की मल्टीपल टर्म्स मिल सकती है यदि रोटेशन अप्लाई नहीं होती, और यही फर्म के केस में भी है। यदि कंपनी में रोटेशन अप्लाई होती है तो एक इंडिविजुअल ऑडिटर को एक टर्म मिलेगी, उसके बाद कूलिंग पीरियड आएगा। फर्म ऑडिटर को 2 टर्म कंटिन्यूअस मिल सकती हैं, लेकिन उसके बाद कूलिंग पीरियड आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा कि जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है इट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 141 में बताया गया है कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है विद सम एक्सेप्शंस, और उसमें एक्सेप्शंस हैं
ओपीसी की, डोरमेंट कंपनी की, स्मॉल कंपनी की एंड प्राइवेट कंपनीज विद सम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो जो लिमिट बताई गई है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी के अंदर, आपकी ऑडिट उसी लिमिट के अंदर, 20 की लिमिट के अंदर फॉल कर रही है। नेक्स्ट, आपके ऊपर या आपकी फर्म के ऊपर या फर्म के पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आपको उसकी एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि दीज आर द प्रोसीडिंग्स जो आपके अगेंस्ट, आपके पार्टनर के अगेंस्ट, आपकी फर्म के अगेंस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इन द मैटर ऑफ प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट, आप लिस्ट देंगे और सर्टिफाई करेंगे कि ये जो लिस्ट दी गई है दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर or audit firm or any partner of the audit firm that is pending with respect to professional matters of conduct as disclosed in the certificate is true and correct। तो ये जो लिस्ट हमने आपको दी है प्रोसीडिंग्स की मिसकंडक्ट के रिलेशन में, ये ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो ये थे हमारे प्रोविजंस एज टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 एंड रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रोटेशन का। सबसे पहले तो रोटेशन कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है उसकी बात कर लेते हैं। रोटेशन अप्लाई होगा एक लिस्टेड कंपनी पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट एज टू पेड अप कैपिटल, बोरोइंग, डिपॉजिट, व्हाटएवर इज द पेड अप कैपिटल, बोरोइंग, डिपॉजिट, लिस्टेड कंपनी के ऊपर हमेशा रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज को छोड़कर, shall not appoint इंडिविजुअल ऑडिटर को फॉर अ टर्म मोर देन 1 tenure of 5 consecutive years। तो दैट मीन्स आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर को सिर्फ एक टर्म दे सकते हैं 5 consecutive years की। लेकिन यदि आप एक ऑडिट फर्म की बात करते हैं, देन ऑडिट फर्म को आप 2 टेन्योर दे सकते हैं 5 consecutive years के, बट 2 से ज्यादा तो नहीं दे सकते, 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। कौन सी कंपनीज? लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। अब अदर प्रिस्क्राइब्ड कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है। बट यदि पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनीज के केस में 10 करोड़ के बिलो है एंड प्राइवेट कंपनीज के केस में 50 करोड़ के बिलो है, लेकिन जिनकी बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स का एग्रीगेट 50 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, तो दैट मीन्स यदि मैं इस चीज को समराइज करूं, लिस्टेड कंपनीज रोटेशन हमेशा चलेगा व्हाटएवर इज द केस। अनलिस्टेड कंपनीज पब्लिक कंपनी है और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, देन रोटेशन अप्लाई होगा। लेकिन यदि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है बट एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो अमाउंट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन रोटेशन अप्लाई होगा। प्राइवेट कंपनीज के केस में
यदि पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, रोटेशन अप्लाई होगा। लेकिन पेड अप कैपिटल लेस देन 50 करोड़ है, बट बोरोइंग एंड डिपॉजिट्स ये 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन रोटेशन फिर भी अप्लाई होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है यहां पर। एबीसी लिमिटेड कंपनी, ये एक लिस्टेड कंपनी है, ये इसकी पेड अप कैपिटल है, बोरोइंग है। क्या रोटेशन अप्लाई होगी? यस, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, लिमिट नहीं देखी जाती। ए प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। यदि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो ठीक है, रोटेशन अप्लाई होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है? यस, प्राइवेट कंपनी भी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को, नॉट ईच एंड एवरी सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 रजिस्टर्ड लिस्टेड करा सकती है। तो यदि प्राइवेट कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के रेफरेंस में, इन दैट केस उनके ऊपर भी रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होंगे। XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड, अब ये हो गई एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। पब्लिक कंपनी में या तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, यस, पेड अप कैपिटल यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा है तो रोटेशन अप्लाई होगा। अब बात आ गई, इस केस में यहां 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ है तो आप बोरोइंग और डिपॉजिट भी तो देख सकते हो। 50 करोड़ क्रॉस कर रहा है क्या? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है? नहीं, नहीं। दूसरा केस 5 करोड़ लेकिन बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है, रोटेशन अप्लाई होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस है, अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट के केस में आपको कितनी देखनी है कैपिटल? पेड अप कैपिटल 50 करोड़। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से कम है तो रोटेशन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यदि पेड अप कैपिटल बेशक 50 करोड़ से कम है, बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, यदि वो अमाउंट आपका 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन आल्सो क्या होगा? रोटेशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर रोटेशन अप्लाई हो रहा है क्योंकि पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर रोटेशन अप्लाई हो रहा है क्योंकि बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि कौन सी कंपनीज के ऊपर रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। रोटेशन है क्या कि इन कंपनीज के केस में आप एक इंडिविजुअल को एक टर्म दे सकते हैं 5 साल की, उसके बाद कूलिंग पीरियड, बट एक फर्म ऑडिटर को आप 2 टर्म दे सकते हैं 5-5 साल की, उसके बाद कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कितना होगा एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड विद रोटेशंस, वो अब हमें और कवर करने हैं। नंबर 1, कूलिंग पीरियड। इंडिविजुअल ऑडिटर है या ऑडिट फर्म है, वो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल इन सेम कंपनी, दूसरी कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंपनी में नहीं हो सकते फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो मान लो
एक कंपनी है एल लिमिटेड, ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसमें ऑडिटर है एक्स। आप इसको दे सकते हैं सिर्फ एक टेन्योर और उसके बाद 5 ईयर की कूलिंग आएगी। बट यदि इसमें एक फर्म ऑडिटर है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, आप इसको दे सकते हैं 2 टेन्योर 5-5 साल के और फिर 5 ईयर की कूलिंग आएगी। किसमें? सिर्फ एल लिमिटेड के अंदर। एल की होल्डिंग में, एल की सब्सिडियरी में, एल की एसोसिएट में या किसी भी और कंपनी में, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंपनी के अंदर आपको 5 साल की कूलिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब आपको आता है, जस्ट एक रिवीजन ही करनी है फाइनल के लिए आपको। आगे कॉमन पार्टनर, मान लीजिए वो फर्म जिसका टेन्योर पूरा हुआ और एक फर्म जिसको आप अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, दोनों में कॉमन पार्टनर है अपॉइंटमेंट के समय। एल लिमिटेड कंपनी है, इनका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है एबीसी एंड कंपनी और प्रपोज्ड ऑडिटर है आरएक्ससी एंड कंपनी। ये एग्जिस्टिंग ऑडिटर जिसका टेन्योर पूरा हो रहा है, जिसको हम रिटायरिंग की बात का नाम भी दे सकते हैं, और ये है प्रपोज्ड ऑडिटर, और दोनों में मिस्टर सी एक कॉमन पार्टनर है अपॉइंटमेंट के समय। तो क्या कंपनी एल लिमिटेड आरएक्ससी एंड कंपनी को एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है? जवाब है नो। ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर किस समय? अपॉइंटमेंट के समय उस फर्म के साथ जिसका टेन्योर पूरा हुआ shall not be eligible for appointment for a period of 5 years। मान लो कंपनी अपॉइंट करती है आरएक्स एंड कंपनी को, अब कोई दिक्कत, कोई कॉमन पार्टनर नहीं है, आप अपॉइंट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट करने के बाद मिस्टर सी ने ज्वाइन कर लिया और ये बन गई आरएक्ससी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ने कहा है आपको ये प्रोविजन किस समय देखना है? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के समय। आपको ये प्रोविजन चेक करना है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के समय। तो यदि अपॉइंटमेंट के समय कॉमन पार्टनर है तो ये फर्म 5 सालों तक अपॉइंट नहीं हो सकती। यदि अपॉइंटमेंट के समय कॉमन पार्टनर नहीं है तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपॉइंटमेंट के बाद कोई कॉमन पार्टनर बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, यहां पर देखिए, एबी एंड एसोसिएट्स, इसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ये ऑडिटर है किसकी? एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी की, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है। अब लिस्टेड एंटिटी है तो क्या इस एंटिटी के ऊपर रोटेशन का प्रोविजन लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। एबी एंड एसोसिएट्स ने अपने 2 टेन्योर सर्व किए हैं 5 साल के, 2 टेन्योर सर्व कर चुके हैं। क्या आरएक्स एंड कंपनी जिसमें 3 पार्टनर हैं, फर्म के नाम में सी नहीं है लेकिन फर्म में पार्टनर है सी, तो क्या ये फर्म आरएक्स एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर? इसका जवाब होगा नो, क्योंकि दोनों में मिस्टर सी एक कॉमन पार्टनर है। नेक्स्ट, क्या पीक्यू एंड एसोसिएट जिसमें 2 पार्टनर है पी एंड क्यू, इनको अपॉइंट किया जा सकता है? जी हां, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कॉमन पार्टनर है ही नहीं। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यदि आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ पीक्यू एंड एसोसिएट्स मिस्टर ए ज्वाइंस पीक्यू एंड एसोसिएट्स एज पार्टनर? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के समय यदि पार्टनर नहीं है, बाद में कोई पर्सन
ज्वाइन करता है इस सीए फर्म को, जिसमें कॉमन पार्टनर बन जाता है, पुरानी फर्म में भी पार्टनर था, नई फर्म में भी बन गया, देन कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, नो कॉन्सिक्वेंस। और इस नो कॉन्सिक्वेंस के पीछे काम ये 3 वर्ड करते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय आपको ये देखना है। नेक्स्ट, implications of section 139 subsection 2. Section 139(2) shall not prejudice the right of कंपनी का राइट। अब 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया तो क्या इससे पहले हम हटा नहीं सकते? आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का राइट टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ये अफेक्ट नहीं होते हैं। जब कंपनी आप हटा सकते हो तो जो ऑडिटर है यदि वो खुद रिजाइन करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी छोड़ सकते हो। सो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, it shall not prejudice the right of company to remove the auditor before completion of tenure, to right of auditor to resign before completion of the tenure. Now ये सारे प्रोविजंस थे सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के। अब आ जाता है एक छोटा सा सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। ये कहता है कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चाहे तो ऑप्शन है उनके पास, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, चाहे तो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। जैसे मान लो फर्म में 3 पार्टनर हैं एबीसी, फर्म को 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया। मेंबर कह सकते हैं एवरी ईयर आप ऑडिटिंग पार्टनर चेंज करो, मतलब पहले साल ए, अगले साल बी, उससे अगले साल सी, फिर ए, फिर बी, 5 साल हो गए पूरे। दैट मीन्स आप अपनी फर्म के अंदर से जो पर्सन कंपनी की ऑडिट करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर, उसको आपको चेंज करना है। ये नहीं कि फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, आपकी फर्म वही है, फर्म के पार्टनर वही हैं, लेकिन जो पार्टनर ऑडिट करने जाएगा उसको चेंज कर दो, एंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर दो, बस। मेंबर चाहे तो ऐसा रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, वो 1 साल पर कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं 2 साल पर करो, 2 साल पर, वो 3 साल पर भी बोल सकते हैं। वो मेंबर्स की चॉइस है, मेंबर्स। और मेंबर चाहे तो ज्वाइंट ऑडिट के लिए भी कह सकते हैं दैट ऑडिट मे बी कैरिड आउट बाय मोर देन 1 ऑडिटर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड अपॉइंट मेसर्स आरएस एंड एसोसिएट्स एज द ऑडिटर्स। मेंबर्स आर विलिंग टू पास अ रेजोल्यूशन कि जो ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर आर सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो ऑडिटिंग पार्टनर है वो एवरी ईयर आप चेंज करोगे, जिसके ऊपर आरएस एंड एसोसिएट ने ऑब्जेक्शन उठाई है। अब आप बताओ क्या इनकी ऑब्जेक्शन वैलिड है? नहीं। क्यों? मेंबर्स के पास ये अधिकार है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 कि वो चाहे तो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं जिसके थ्रू ऑडिटिंग पार्टनर को, उसकी टीम को एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल, जो मेंबर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, रोटेट किया जा सकता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है रूल बनाने की इन रिलेशन टू मैनर ऑफ रोटेशन, जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। तो जो मैनर ऑफ रोटेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(2) है वो रूल नंबर 6 ने हमें दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ रोटेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2,
और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इसी पावर को यूज करते हुए रूल नंबर 6 दे रखा है। तो अब रूल नंबर 6 में क्या क्या रोटेशन के बारे में बातें बताई गई हैं वो हमें कवर अप करनी है। मैनर ऑफ रोटेशन, रूल नंबर 6। पहला पॉइंट बड़ा सिंपल, रूल नंबर 3 से मिलता हुआ है। क्या कहता है? ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रिकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर, जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रिप्लेस करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस रिकमेंडेशंस को फॉरवर्ड करेंगे मेंबर को, एंड मेंबर विल अपॉइंट द ऑडिटर इन एजीएम। यही बात इन जनरल रूल नंबर 3 ने भी हमें दी थी। नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन फॉलोइंग प्रोविजंस शैल अप्लाई। पहला, फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर, जो पीरियड सर्व किया गया था इस एक्ट के एग्जिस्टेंस में, कमेंसमेंट में आने से पहले, वो भी कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए एक फर्म है, इस एक्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले, इस एक्ट के कमेंस होने से पहले कंपनी एक्ट 1956 में 3 साल ऑडिट कर चुकी है, तो कंपनी एक्ट 2013 में वो 7 इयर्स के लिए ऑडिट कर पाएगी। 2 साल कर चुकी है तो 8 साल कर पाएगी, 1 साल कर चुकी है तो 9 साल कर पाएगी। तो ये प्रोविजन है कि जो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर पीरियड सर्व किया गया था, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, बी पॉइंट, इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑडिट फर्म वो एलिजिबल नहीं होंगे टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर यदि वो सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं जिस नेटवर्क को रिटायरिंग ऑडिटर बिलोंग करता था। बट ध्यान देना, यहां पर को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वर्ड नहीं लिखा गया। कॉमन पार्टनर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वर्ड 5 ईयर यूज किया गया था, यहां पर 5 ईयर वर्ड यूज नहीं किया, यहां पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया, जो वहां पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में कॉमन पार्टनर के केस में किया गया था, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यदि कॉमन पार्टनर अराइज होती है, कॉमन पार्टनरशिप अराइज होती है आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन नेटवर्क बनता है आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो फर्क पड़ेगा। 5 साल की बात की गई है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जिस्टिंग ऑडिटर एबीसी एंड कंपनी PQR लिमिटेड के उनका टेन्योर एक्सपायर हो रहा है। जो PQR लिमिटेड है वो MN एंड एसोसिएट्स को अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। ओके, कमेंट, मिस्टर ए जो है पार्टनर है दोनों फर्म में एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो MN एंड एसोसिएट्स अपॉइंट नहीं हो सकती ड्यू टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 कॉमन पार्टनर एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका ध्यान रखिएगा। दोनों फर्म सेम नेटवर्क को बिलोंग करती है, नहीं अपॉइंट हो सकती ड्यू टू प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 6। कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इट बिलोंग्स टू सेम नेटवर्क जिसको रिटायरिंग ऑडिटर बिलोंग करता था। अच्छा, अब ये तो रिटायरिंग ऑडिटर जो है एबीसी एंड कंपनी, ये बिलोंग करता है नेटवर्क ए को, MN एंड एसोसिएट्स किसी नेटवर्क को बिलोंग नहीं करता। अब किसी नेटवर्क को बिलोंग नहीं करता तो क्या कंपनी
एमएन एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट कर सकती है? सीधा सा जवाब है हां, कर सकती है। हेंस कंपनी अपॉइंट एमएन एंड एसोसिएट्स एज इट्स ऑडिटर फॉर नेक्स्ट टेन्योर। हाउएवर आफ्टर 5 months of appointment एमएन एंड एसोसिएट्स ज्वाइन नेटवर्क। अब आ जाओ इस प्रोविजन पर वापिस। 5 years तक वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंट होने के लिए यदि वो उस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं जिसको रिटायरिंग ऑडिटर बिलोंग करता था। खाली डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वर्ड नहीं है यहां पर। रिजल्ट, एमएन एंड एसोसिएट्स नीड टू वेकेट द ऑफिस और कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट सी पॉइंट, जो ब्रेक है वो 5 साल का लगातार ब्रेक होना चाहिए। 5 साल का लगातार कॉन्टिन्यूअस ब्रेक होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि 2 साल काम कर लिया, 2 साल ब्रेक ले लिया, 1 साल काम कर लिया, 1 साल ब्रेक ले लिया, फिर 2 साल काम कर लिया, 2 साल ब्रेक हो गया, कि ये मेरे ब्रेक हो गए 5 सालों के और ये मैंने काम कर लिया। ऐसा नहीं होगा। ब्रेक once started shall continue for a period of 5 years। आगे, a partner in charge of audit firm जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया है, वो यदि रिटायर हो जाता है इस फर्म से और ज्वाइन कर लेता है किसी दूसरी फर्म को, तो वो दूसरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे, एक कॉमन पार्टनर का, दूसरा कॉमन नेटवर्क का और तीसरा सर्टिफाइंग पार्टनर का। जब मैं कॉमन पार्टनर की बात करता हूं तो मैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखूंगा एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। लेकिन जब मैं कॉमन नेटवर्क की बात करता हूं तो मैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी देखूंगा और 5 साल भी देखूंगा एज पर रूल नंबर 6। यदि मैं सर्टिफाइंग पार्टनर की बात करता हूं तो भी मैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी देखूंगा, 5 साल भी देखूंगा एज पर रूल नंबर 6। तो यदि एक पर्सन कॉमन पार्टनर है अपॉइंटमेंट के समय, वो पर्सन कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। बाद में कॉमन पार्टनर बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेटवर्क में और सर्टिफाइंग पार्टनर वाले केस में बाद में भी प्रॉब्लम है 5 सालों तक। 5 सालों तक। नाउ अब इसका ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे। एबी एंड एसोसिएट्स में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। इन्होंने 2 टेन्योर सर्व करे हैं 5 इयर्स ईच के XYZ लिमिटेड में। ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट, मिस्टर बी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया है। तो मिस्टर बी कौन है? सर्टिफाइंग पार्टनर हो गया। एबीसी एंड एसोसिएट्स बिलोंग करता है नेटवर्क ए को। नेटवर्क ए है, पार्टनर 3 है, सर्टिफाइंग पार्टनर बी है। तीनों कॉन्सेप्ट लेकर के चल रही हूं। XYZ कंपनी PQR एंड एसोसिएट्स को अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है अपकमिंग AGM में। इनके 3 पार्टनर हैं। ओके, कौन कौन? PQ एंड R। 3 पार्टनर है। नेटवर्क है X। क्या कॉमन पार्टनर है? उधर एबीसी थे, इधर PQR है। नहीं। क्या कॉमन नेटवर्क है? वो नेटवर्क ए था, ये नेटवर्क एक्स है। क्या PQR एंड एसोसिएट्स कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर? जी हां। यदि अपॉइंटमेंट के बाद मिस्टर ए PQR एंड एसोसिएट्स को ज्वाइन कर लेता है तो अब इसके अंदर हो गए 4 पार्टनर।
अपॉइंटमेंट के बाद ए हो गया कॉमन पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉइंटमेंट के बाद जो मर्जी हो, क्या इनको ऑफिस खाली करना पड़ेगा? जवाब है नहीं। नो नीड टू वैकेट द ऑफिस। क्या कोई कॉन्सिक्वेंस अराइज होंगे यदि मिस्टर बी, बी कौन था? सर्टिफाइंग पार्टनर, वो रिजाइन करता है एबीसी एंड एसोसिएट से, ज्वाइन कर लेता है पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स को। कब? चाहे अपॉइंटमेंट के समय करे या अपॉइंटमेंट के बाद अगले 5 सालों में करे, तो पीक्यूआर डिस्क्वालीफाई हो गई। 3 months आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो क्या अब पीक्यूआर को ए की जगह बी आया, और बी कौन है? बी है जी सर्टिफाइंग पार्टनर। रूल 6 अप्लाई हो गया, रूल 6 अप्लाई हो गया। PQR and associates need to vacate the office due to rule number 6. क्या कोई कॉन्सिक्वेंस अराइज होंगे यदि मिस्टर सी रिजाइन कर दें? ये तो सेम क्वेश्चन है। अच्छा, सी, बी की जगह सी आ रहा है, सी सर्टिफाइंग पार्टनर नहीं है, और PQR एंड एसोसिएट्स को ज्वाइन करे 3 month आफ्टर अपॉइंटमेंट। ना तो कॉमन पार्टनर का केस है, ना ही कॉमन नेटवर्क का केस है, ना ही सर्टिफाइंग पार्टनर का केस है। जब तीनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नो कॉन्सिक्वेंस एज मिस्टर सी इज नॉट अ सर्टिफाइंग पार्टनर। नेक्स्ट, वेदर एनी कॉन्सिक्वेंस अराइज यदि PQR एंड एसोसिएट्स ज्वाइन कर लेते हैं नेटवर्क ए को 6 months आफ्टर इट्स अपॉइंटमेंट। अब नेटवर्क कॉमन हो गया। नेटवर्क और सर्टिफाइंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट पूरे 5 साल चलता है, तो अब आपका कॉमन नेटवर्क हो गया, तो PQR आपको रूल नंबर 6 के कारण इस ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। यू नीड टू वैकेट दिस ऑफिस, नीड टू वैकेट द ऑफिस। तो ये था हमारा प्रोविजन एज टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। नो, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी पता है आपको, कोई भी ऐसी वैकेंसी जो आफ्टर वैलिड अपॉइंटमेंट क्रिएट होती है बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। लॉ ने कैजुअल वैकेंसी वर्ड को डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन इन जनरल कोई भी वैकेंसी जो क्रिएट हुई है आफ्टर वैलिड अपॉइंटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, तो उसको कैजुअल वैकेंसी का नाम देते हैं। लेकिन यदि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है और ऑडिटर ने उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, देन वो कैजुअल वैकेंसी नहीं कहलाई जाएगी। कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी सीएजी फिल करेगा 30 डेज में। सीएजी ने नहीं की, बोर्ड फिल करेगा 30 डेज में। बोर्ड ने नहीं की, लॉ अगेन साइलेंट हो गया। लॉ साइलेंट है, दैट मींस बोर्ड आपको करनी ही करनी पड़ेगी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है इन जनरल ड्यू टू रीजन अदर देन रेजिग्नेशन। वैकेंसी कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज में। बट इफ द वैकेंसी इज क्रिएटेड ड्यू टू रेजिग्नेशन, देन अगेन बोर्ड फिल तो करेगा 30 डेज में, लेकिन जो बोर्ड ने ये वैकेंसी फिल की है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर से अप्रूव करवाना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमारा प्रोविजन था एज टू द कैजुअल वैकेंसी। तो इस सेशन के लिए तो हम इतना ही करते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 से लेकर 139 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे कवर अप हो गए हैं, और इसके साथ साथ हमने रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 उनको भी कवर अप कर लिया है।
तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 139 के बचे हुए रिमेनिंग सबसेक्शन सेक्शन 140 एंड 141 वो कवर अप करेंगे। टाइम बचा तो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो अब आपका जो काम है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बोला था कि एक क्लास, एक सेशन पूरा होने के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि इस कॉन्सेप्ट को जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको आप मेन बुक से जरूर 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 रिवाइज करें। ठीक है। रिवीजन जरूर करिएगा। जब तक बुक से नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे क्लास के बाद, तब तक ये कॉन्सेप्ट एज सच स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। So this is all for this session. Thank you very much. Goodbye. Take care.